गाइस, वैसे तो आपको पता ही होगा कि सिंगापुर कितना सुंदर कंट्री होने के साथ साथ वहाँ इनकम भी अच्छा खासा हो जाता है। अगर आपको पता है फिर भी इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी कौन कौन सा वीज़ा आ रहा है, कौन कौन सा जॉब्स के लिए वैकेंसी आ रही है। और अगर आपको पता नहीं है कि सिंगापुर में अपॉर्चुनिटी क्या क्या होता है, जिनको पता है सिंगापुर के बारे में वो भी, और जिनको भी कोई पता नहीं है सिंगापुर के बारे में वो भी वीडियो को ज़रूर देखें। तभी आपको समझ में आएगा कि अभी क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी चल रहा है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन इसमें एलिजिबल है, क्या सैलरी मिल सकता है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। विश यू हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच एंड एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, होटल मैनेजमेंट किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, तो आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है। अगर जिन्होंने होटल मैनेजमेंट नहीं भी किया है और उनका भी करियर होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, होटल में अपने जॉब कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। फिलहाल सिंगापुर में बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हाउस कीपिंग अटेंडेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हैं, नहीं किए हैं और आप एक्सपीरियंस हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो आप एज ए हाउस कीपिंग अटेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पोजीशंस के हिसाब से सैलरी डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ पर आपका सैलरी डिफर करता है एज पर योर वीज़ा कैटेगरी। तो यहाँ पर दोस्तों, इसका वो पता ही होगा कि 4 डिफरेंट टाइप्स का वीज़ा होते हैं काम के लिए, लाइक ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास, दूसरा है वर्क परमिट, और तीसरा है एस पास, और चौथा है ई पास। तो जनरली आपको मिल जाता है वर्क परमिट या एस पास। अगर आप वर्क परमिट या एस पास में जाते हैं तो आपका सैलरी लगभग 1800 से लेके 2500 के बीच में हो जाता है। तो सैलरी समझ गए ना आप, सैलरी डिपेंड करता है आपका वीज़ा कैटेगरी के ऊपर। अब ये मत सोचना कि अगर मैं एसोसिएट लेवल पे जा रहा हूँ या सुपरवाइजर लेवल पे जा रहा हूँ तो सैलरी कम या ज़्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैक्सिमम जो सैलरी डिपेंड करता है दोस्तों, वो है आपका वीज़ा कैटेगरी के ऊपर। ठीक है, अब बात करें जो अगला पोजीशन है सुपरवाइजर का, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो सैलरी डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका पोजीशंस के ऊपर, आपका वीज़ा कैटेगरी के ऊपर, जैसे मैंने पहले बताया एसोसिएट लेवल के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छा नेगोशिएट कर पाया तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है आपका सैलरी को बढ़ा के भी देता है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। बात करें एकोमोडेशंस का या फिर और फैसिलिटी का, तो जब हम सारे डिपार्टमेंट का जॉब्स के बारे में और सैलरी के बारे में बात कर लेंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको मैं एकोमोडेशंस के बारे में। अब बात करते हैं F&B सर्विस का। F&B सर्विस के बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं इसमें, चाहे वेटर हो, चाहे बारटेंडर हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे रेस्टोरेंट मैनेजर हो। इन सभी कैटेगरी में दोस्तों अभी जॉब आ रहा है। मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ आपको दोस्तों, हर साल लगभग अगस्त से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 महीना जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने लगते हैं। ठीक है, इसका बहुत सारे कारण हैं। और अभी ये अगस्त खत्म होने वाला है, आज लास्ट डे है अगस्त का। सितंबर आने वाला है और सितंबर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये तीनों महीने में सतर्क हो जाइए, अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए। जहाँ भी आपको जॉब दिखता है वहाँ अप्लाई करते जाइए। इस टाइम जल्दी सिलेक्शंस होता है, वीज़ा भी जल्दी आता है। अगर आपने सोचा कि नहीं मैं जनवरी के बाद जाऊँगा, तो जनवरी से लेके अगस्त तक यानी जुलाई तक ज़्यादा जॉब नहीं मिलता है। ठीक है, अक्सर जो भी ज़्यादा वीज़ा अप्रूवल होता है दोस्तों, उसका जो रेशियो है वो लगभग अगस्त से लेके नवंबर के बीच में होता है। तो इसमें आपको रेडी रहना है। हम बात कर रहे थे F&B सर्विस के बारे में, तो सारे पोजीशंस अभी अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं सिंगापुर में। ठीक है, इसका भी सैलरी जो है दोस्तों डिपेंड करता है आपका वीज़ा कैटेगरी के ऊपर। हालांकि F&B सर्विस में फ़ायदा ये होता है कि आपको ओवर टाइम मिल जाता है, आपको टिप्स मिल जाता है, आपको सर्विस चार्ज मिल जाता है, आपको इंसेंटिव मिल जाता है। अब आप पूछ रहे होंगे इंसेंटिव कहाँ से मिलता है, तो इंसेंटिव होता है ऐसा है, जैसे आपको एक वाइन बोतल बेचना है। ठीक है, अगर उसका रेट 5000 है बोतल, ठीक है, तो आपको कहा जाएगा कि भाई अगर आपने पर डे 3 बोतल बेचा तो आपको इतना % कमीशन दिया जाएगा। उसी को इंसेंटिव कहा जाता है। इट्स नॉट ए कमीशन, इट्स ए इंसेंटिव। आपने जो बेचा उसमें का कुछ भाग आपको मिलता है। और अगर आपके पास अच्छा हुनर है सेल्स में, तो कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। बोलने का हुनर, स्किल्स अगर आपके पास है,
नॉलेज आपके पास है तो आपको बहुत ज़्यादा टिप्स भी मिलते हैं दोस्तों। वो ऐसे कि जब भी कोई गेस्ट आता है, अगर आपने उनको अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया मेन्यू को लेकर के, फूड को लेकर के, ठीक है, वाइन को लेकर के, अल्कोहल को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जब वो खुश हो जाते हैं आपका सर्विस में, आपका एक्सप्लेनेशन को देख करके, आपका लैंग्वेज को देख करके, आपका जो भी कम्युनिकेशन को देख करके, तो उसी से ही टिप्स ज़्यादा मिलता है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जब भी आप होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए आपका फ्लुएंसी के ऊपर। आप जितना फ्लुएंटली लैंग्वेज बोल पाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाइनीज़ हो, कोई भी लैंग्वेज हो दोस्तों, आप जितना फ्लुएंसी से बोल पाएंगे उतना ज़्यादा आपको टिप्स मिलता है गेस्ट की तरफ से। ठीक है, अब बात करते हैं किचन डिपार्टमेंट में। तो किचन डिपार्टमेंट में भर भर के वैकेंसी आ रही है दोस्तों, चाहे वो ट्रेनी का हो, चाहे वो कॉमी शेफ का हो, चाहे वो DCDP का हो, चाहे CDP का हो। उससे अपर लेवल का जॉब बहुत कम मिलता है, क्योंकि चाहे आप हाउसकीपिंग की बात करें, फ्रंट ऑफिस की बात करें, सर्विस की बात करें, हाई लेवल का जो जॉब है वो इंटरनल ट्रांसफर से ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत रेयर जॉब जो है दोस्तों आपको मिल जाता है बाहर से, अन्यथा ज़्यादातर पोजीशंस को वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं और फिलअप करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कहीं पर F&B डायरेक्टर का वैकेंसीज हैं तो बाहर से कम लेते हैं। इनफैक्ट क्या करते हैं, जितना भी उनका जो भी चेन ऑफ होटल्स हैं उसमें से एक को चुन लेते हैं वो कि किसको बनाया जाए। तो जो भी F&B मैनेजर रहेंगे उनमें से एक को वो F&B डायरेक्टर का अवधि या पदवी दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा वैकेंसीज अभी आ रहे हैं। बात करें कौन इसमें एलिजिबल है, तो मैंने पहले बताया, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है या डिप्लोमा किया है, और आपने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा नहीं भी किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रहता है कि एज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों एज होना चाहिए इसमें 21 से लेकर 55 साल के बीच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलेंगे कि भाई वेटर 55 साल में क्या करेगा, तो देखिए, अगर आप वेटर में जा रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि भाई आपका जो एज हो 21 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर में जा रहे हैं तब भी 21 से 35 साल के बीच में, अगर आप मैनेजर में जा रहे हैं तो कम से कम 25 से लेकर 40 साल के बीच में अगर है तो आपको मिल जाएगा। तो ये पोजीशंस के हिसाब से एज का क्राइटेरिया होता है। इसमें अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट में चाहिए आपको पासपोर्ट जिसका वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए CV और एक फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों, जितना भी आपने काम किया है उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपने पढ़ाई किया है उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी। ये रहा डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स। इतना डॉक्यूमेंट्स अगर हो जाता है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है ये लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। कैसे, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे तभी आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का जो भी है इकट्ठा करना सोचते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जब डॉक्यूमेंट दे देते हैं फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद ही आपको डे काउंट करना चाहिए, क्योंकि डे वहाँ से शुरू होता है। आप लोग ये सोचते हैं ना कि जब भी आप एजेंसी के पास जाते हैं फिर उसी दिन से आप डे काउंट करना चालू कर देते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जब जाते हैं, आपका जिस दिन प्रोसेस शुरू होगा, आप जिस दिन पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं और फिर एक कंफर्मेशन लेते हैं कंसल्टेंसी से कि आपका प्रोसेस चालू हो चुका है, उस दिन से आपको काउंट करना चाहिए। अन्यथा होगा क्या कि अगर आपने डिले कर दिया डॉक्यूमेंट देने में, डिले कर दिया फोटो देने में, डिले कर दिया किसी और चीज़ देने में, तो वैसे ही डिले हो जाएगा। और फिर अगर आप पहले दिन से सोचना चालू कर देंगे कि मैंने तो पहले दिन ही जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था और अभी तक हुआ नहीं है, तो एक गलत सोच हो सकता है। तो इसलिए क्या करें, पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद ही अगर आप कैलकुलेशंस करें तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीज़ा मिल जाता है। तो लगभग मैंने सारे पोजीशंस के बारे में, प्रोसेस के बारे में बता दिया है और डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया है, सैलरी के बारे में बता दिया है। अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, चाहे सैलरी को लेके, पोजीशंस को लेके, जॉब्स को लेकर के, फैसिलिटीज़ को लेकर के। हाँ, फैसिलिटी मैंने बताया नहीं था, बता देता हूँ। इसमें दोस्तों एकोमोडेशन मुहैया नहीं कराती अभी होटल्स। जब से कोरोना गया है उसके बाद एकोमोडेशन का बहुत क्राइसिस है सिंगापुर में, वो आपको मतलब हेल्प नहीं करते। हाँ, आपको अलाउंस दे सकते हैं, आपको खुद को घर ढूंढना है, हालांकि HR ढूंढ के देता है, लेकिन आपको पैसा पे करना है। दूसरा, बात करें इंश्योरेंस मेडिकल का तो कंपनी मुहैया कराती है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन का कंपनी नहीं देता है। हाँ, लेकिन फूड की बात करें तो ऑन ड्यूटी मील आपको मिल जाता है होटल के तरफ से। अगर अभी आपको कोई दुविधा, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।